राजा कृष्णदेवराय समय समय पर कारागृह का निरीक्षण करते रहते थे। इसी क्रम में जब एक दिन वे कारागृह का निरीक्षण कर रहे थे तो एक कोठरी में बंद दो चोर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और दया की भीख मांगने लगे। वे कहने लगे, महाराज, हम चोरी में माहिर हैं, चोरी के हर पैंतरे जानते हैं, राजकीय चोरों के बारे भी जानकारी रखते हैं। यदि आप दया कर हमें छोड़ देंगे तो हम आपके गुप्तचर बन उन चोरों को पकड़वाने में आपकी सहायता करेंगे। महाराज ने उन दो चोरों को छोड़ तो दिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। शर्त अनुसार उन्हें तेनाली राम के घर से बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करनी थी। सफल रहने पर उनकी महाराज के गुप्तचर के रूप में नियुक्ति निश्चित थी, लेकिन असफल रहने पर उन्हें फिर से कारागृह में बंद कर दिया जाना था। दोनों चोरों ने महाराज की शर्त स्वीकार कर ली। रात में तेनालीराम के घर के बगीचे में झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गए और तेनालीराम के परिवार की सोने की प्रतीक्षा करने लगे। रात का भोजन ग्रहण करने के बाद तेनालीराम रोज की तरह अपने बाग में घूमने निकला तो उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। तेनालीराम तीव्र बुद्धि का था। उसने अंदाज लगा लिया कि हो न हो घर में चोर घुस आए हैं, लेकिन वह सामान्य बना रहा। उसने चोरों को ये भनक नहीं लगने दी कि उसे उनके होने का आभास हो गया है। बगीचे का एक चक्कर लगाने के बाद वह घर के अंदर गया और पत्नी को इशारों इशारों में बता दिया कि घर में चोर घुस आए हैं। फिर चोरों की सुनाते हुए ऊंची आवाज में पत्नी से कहने लगा, सुनती हो, इन दिनों राज्य में चोरी की वारदात बढ़ गई है, हमें भी सतर्क रहना होगा। क्यों न हम तुम्हारे जेवर और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं एक संदूक में भरकर कुएं में छुपा दें। कोई भी चोर कुएं में बहुमूल्य सामान होने की बात सोच ही नहीं पाएगा। पत्नी ने हामी भर दी। उसके बाद तेनालीराम एक संदूक लेकर बाहर आया और उसे जाकर कुएं में डाल दिया। झाड़ियों में छुपे चोरों ने तेनालीराम की बात सुन ली। वे बड़े खुश हुए कि अब तो आराम से वे तेनालीराम के घर से चोरी कर महाराज की शर्त पूरी कर लेंगे। वहीं बैठकर वे तेनालीराम के परिवार के सोने की प्रतीक्षा करने लगे। जब तेनालीराम का परिवार सो गया तो वे झाड़ियों से निकले और कुएं के पास गए। वहां बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी। बिना देर किए वे बाल्टी से कुएं का पानी निकालने लगे और बगीचे में फेंकने लगे। पूरी रात वे कुएं से पानी निकालते रहे। भोर हो गई, तब कहीं वे कुएं से संदूक निकालने में कामयाब हो सके। संदूक बाहर आ जाने के बाद उन्होंने खुशी खुशी संदूक खोलने लगे, लेकिन जैसे ही संदूक खुला उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसमें जेवर या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं बल्कि पत्थर भरे हुए थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वे तेनालीराम द्वारा मूर्ख बनाए जा चुके हैं। तेनालीराम भी तब भी उठ चुका था। वह चोरों के पास गया और अपने बगीचे को सींचने के लिए धन्यवाद देने लगा। दोनों चोर बहुत शर्मिंदा हुए। तेनालीराम ने महाराज के सैनिकों को बुलवा भेजा था। कुछ ही देर वे तेनालीराम के घर पहुंच गया और दोनों चोरों को ले जाकर कारागृह में डाल दिया गया। विजयनगर राज्य के एक गांव में रमैया नामक व्यक्ति रहता था। गांव के सभी लोग उसे मनहूस मानते थे। उनका मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने सबसे पहले रमैया का चेहरा देख लिया तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। जब यह बात महाराज कृष्णदेव राय तक पहुंची तो उन्होंने इसकी वास्तविकता जानने का निर्णय लिया। उस रात रमैया को राजमहल बुलाया गया और महाराज के कक्ष के सामने वाले कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था की गई। रात भर रमैया उस कक्ष में सोया। अगली सुबह महाराज कृष्णदेव सीधे रमैया के कक्ष में गए और उसका चेहरा देखा। दिन का प्रारंभ रमैया का चेहरा देखने के बाद अब महाराज को देखना था कि उनका दिन कैसा गुजरता है। उस दिन दरबार में जाने के पूर्व वे भोजन के लिए बैठे ही थे कि उन्हें तुरंत किसी आवश्यक मंत्रणा हेतु बुलवा लिया गया। वे बिना भोजन करे ही दरबार चले गए। दरबार की कार्यवाही जो प्रारंभ हुई तो देर रात तक चलती रही। दरबार की कार्यवाही समाप्त होते तक महाराज कृष्णदेव राय को जोरों की भूख लग आई थी। जब उन्हें भोजन परोसा गया
तो उन्होंने देखा कि उनकी थाली पर मक्खी बैठी हुई है। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष चले गए। कुछ देर बाद रसोइया जब पुनः भोजन बनाकर लाया, तब तक उनकी भूख मर चुकी थी। वे बिना खाए ही सो गए। अब महाराज को विश्वास हो गया कि रमैया मनहूस है। उन्होंने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। रमैया की फांसी की बात जब उसकी पत्नी तक पहुंची, तो वह रोते रोते तेनालीराम के पास गई और उससे सहायता की गुहार लगाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन देकर घर भिजवा दिया। अगली सुबह जब सैनिक रमैया को फांसी पर लटकाने ले जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी भेंट तेनालीराम से हुई। तेनालीराम ने रमैया के कान में कुछ कहा और चला गया। इधर फांसी गृह पहुंचने के बाद सैनिकों ने रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। रमैया ने कहा कि मैं महाराज को एक संदेश भिजवाना चाहता हूँ। एक सैनिक द्वारा वह संदेश महाराज तक पहुंचाया गया। संदेश इस प्रकार था, महाराज, सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखने से किसी को पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होता, लेकिन महाराज आपका मुंह देखने पर तो जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बताइए ऐसे में ज्यादा मनहूस कौन है? संदेश पढ़ने के बाद महाराज को अपनी अंधविश्वासी सोच पर शर्म आई। उन्होंने सैनिकों से कहकर रमैया को बुलवाया और पूछा कि उसे ऐसा संदेश भेजने का परामर्श किसने दिया था। रमैया ने तेनालीराम का नाम लिया। महाराज तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रमैया की फांसी की सजा निरस्त कर दी और तेनालीराम को पुरस्कृत किया। इस तरह तेनालीराम की वजह से रमैया के प्राण बच पाए। रमैया की फांसी की बात जब उसकी पत्नी तक पहुंची, तो वह रोते रोते तेनालीराम के पास गई और उससे सहायता की गुहार लगाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन देकर घर भिजवा दिया। अगली सुबह जब सैनिक रमैया को फांसी पर लटकाने ले जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी भेंट तेनालीराम से हुई। तेनालीराम ने रमैया के कान में कुछ कहा और चला गया। इधर फांसी गृह पहुंचने के बाद सैनिकों ने रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। रमैया ने कहा कि मैं महाराज को एक संदेश भिजवाना चाहता हूँ। एक सैनिक द्वारा वह संदेश महाराज तक पहुंचाया गया। संदेश इस प्रकार था, महाराज, सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखने से किसी को पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होता, लेकिन महाराज आपका मुंह देखने पर तो जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बताइए ऐसे में ज्यादा मनहूस कौन है? संदेश पढ़ने के बाद महाराज को अपनी अंधविश्वासी सोच पर शर्म आई। उन्होंने सैनिकों से कहकर रमैया को बुलवाया और पूछा कि उसे ऐसा संदेश भेजने का परामर्श किसने दिया था। रमैया ने तेनालीराम का नाम लिया। महाराज तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रमैया की फांसी की सजा निरस्त कर दी और तेनालीराम को पुरस्कृत किया। इस तरह तेनालीराम की वजह से रमैया के प्राण बच पाए। एक बार एक ईरानी व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में आया। वह महाराज के लिए ढेर सारी भेंट लेकर आया। महाराज खुश हो गए। उन्होंने भी अपनी तरफ से मेहमानवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। सेवकों से कहकर उन्होंने ईरानी व्यापारी के रहने की शानदार व्यवस्था करवाई। उसके लिए एक से बढ़कर एक पकवान परोसने को कहा। सेवक भी महाराज की आज्ञा के पालन में जुट गए। एक दिन खाने के बाद सेवकों ने ईरानी व्यापारी को मीठे में रसगुल्ला परोसा। रसगुल्ला देखकर व्यापारी ने सेवकों से पूछा कि क्या वे उसे रसगुल्ले की जड़ के बारे में बता सकते हैं। सेवक सोच में पड़ गए। वे रसोई के पास गए और उससे ईरानी व्यापारी का प्रश्न बताते हुए उत्तर पूछा। रसोई को तो बस रसगुल्ला बनाना आता है, उसकी जड़ के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सेवकों ने कई लोगों से इस प्रश्न का उत्तर पूछा, लेकिन कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया। धीरे धीरे महाराज के कानों में यह बात पहुंची कि ईरानी व्यापारी के द्वारा रसगुल्ले की जड़ के बारे में पूछा गया है और महल में कोई भी उसके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है। उन्होंने अपने सबसे चतुर दरबारी तेनालीराम को बुलवाया और उसके सामने यह प्रश्न रख दिया। प्रश्न सुनने के बाद तेनालीराम बोला,
महाराज, कल दरबार में आप ईरानी व्यापारी को बुला लीजिए। मैं सबसे सामने इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन सारा दरबार खचाखच भरा हुआ था। ईरानी व्यापारी भी दरबार में उपस्थित था। तेनालीराम जब दरबार में आया तो अपने हाथ में एक कटोरा लिए हुए था जो मलमल के कपड़े से ढका हुआ था। महाराज ने पूछा, तेनालीराम, क्या तुम रसगुल्ले की जड़ के बारे में पता कराए? जी महाराज, मैं इस कटोरे में रसगुल्ले की जड़ लेकर आया हूँ, कहते हुए तेनालीराम ने कटोरे के ऊपर से मलमल का कपड़ा हटा दिया। कटोरे में गन्ने के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, जिसे देख महाराज सहित सारे दरबारी चकित रह गए। तेनालीराम ईरानी व्यापारी के पास जाकर उसे कटोरा देकर बोला, महाशय, ये है रसगुल्ले की जड़। महाराज की समझ से अब भी सब बाहर था। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, ये सब क्या है? तेनालीराम बोला, महाराज, मिठाई शक्कर की बनती है। शक्कर को बनाया जाता है गन्ने से, इस तरह हुआ न गन्ना रसगुल्ले की जड़। यह उत्तर सुनकर महाराज ने हंसते हुए ईरानी व्यापारी की ओर देखा। वह भी तेनालीराम के उत्तर से संतुष्ट हो चुका था। उन दिनों तेनालीराम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। विवश होकर उसे महाराज कृष्णदेव राय से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेते समय उसने महाराज को वचन दिया कि वह शीघ्र कर्ज चुका देगा। दिन गुजरते गए। तेनालीराम की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर अवश्य हुई, किंतु इतनी नहीं कि वह महाराज का कर्ज उतार सके। वह कर्ज को लेकर परेशान रहने लगा। उस परेशानी के दो हल थे। एक कि वह किसी तरह महाराज का कर्ज उतार दे दो, किसी तरह उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाए। दूसरा हल उसे ज्यादा उचित प्रतीत हो रहा था। लेकिन वह महाराज से कहे तो कहे कैसे कि वे उसका कर्ज माफ कर दें। बहुत सोच विचार कर उसने एक योजना बनाई और इस योजना में अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के माध्यम से महाराज को संदेश भिजवाया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ दिन दरबार में उपस्थित नहीं हो पाएगा। संदेश भिजवाने के बाद उसने दरबार जाना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए। तेनालीराम के दरबार न आने पर महाराज को चिंता हुई कि कहीं उसका स्वास्थ्य अधिक खराब तो नहीं हो गया, और उन्होंने तेनालीराम के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उसके घर जाने का निर्णय लिया। एक शाम महाराज तेनालीराम के घर पहुंच गए। पत्नी ने जब महाराज को देखा तो तेनालीराम को इशारा कर दिया और वह बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। महाराज तेनालीराम के पास गए और उसका हालचाल पूछने लगे। तेनालीराम तो कुछ न बोला, लेकिन पत्नी बोल पड़ी, महाराज, जब से आपसे कर्ज लिया है तब से परेशान रहते हैं। आपका कर्ज चुकाना तो चाहते हैं, लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। कर्ज के बोझ की चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इस कारण ये बीमार पड़ गए हैं। अरे, इतनी सी बात की इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता थी तेनालीराम? चलो मैं तुम्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करता हूँ। चिंता छोड़ो और स्वस्थ हो जाओ, तेनालीराम को सांत्वना देते हुए महाराज बोले। ये सुनना था कि तेनालीराम कंबल फेंक तुरंत उठ बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तेनालीराम को स्वस्थ देख महाराज बहुत क्रोधित हुए और बोले, ये क्या तेनालीराम, तुम तो स्वस्थ हो, इसका अर्थ है कि कर्ज से मुक्त होने के लिए तुम बीमारी का बहाना कर रहे थे। तुम्हारा इतना साहस, तुम दंड के पात्र हो। तेनालीराम ने हाथ जोड़ लिए और भोलेपन से बोला, महाराज, मैंने कोई बहाना नहीं किया। मैं सच में कर्ज के बोझ से बीमार पड़ गया था, लेकिन जैसे ही आपके मुझे उस बोझ से मुक्त किया, मैं स्वस्थ हो गया। महाराज क्या कहते? तेनालीराम की चतुराई और भोलेपन के मिश्रण ने उन्हें निःशब्द कर दिया था। शाही नायिका महाराज कृष्णदेव राय के बाल काटने और दाढ़ी बनाने महल में आना जाना लगा रहता था। जब वह राजदरबारियों को देखता तो स्वयं भी राजदरबारी बनने सपने देखा करता था। एक दिन जब वह महल आकर महाराज कृष्णदेव राय के शयन कक्ष में गया
तो देखा कि महाराज गहरी नींद में सोए हुए हैं। उसने सोते सोते ही उनकी दाढ़ी बना दी। महाराज जब उठे और देखा कि उनकी दाढ़ी बनी हुई है तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नाई को बुलवाकर कहा, हम तुम्हारे काम से अति प्रसन्न हैं। मांगो क्या मांगते हो, आज हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। नाई तो ऐसे ही किसी अवसर की ताक में था। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि आप मेरी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मुझे अपना दरबारी बना लीजिए, क्योंकि मेरी आपका दरबारी बनने की इच्छा है। महाराज कृष्णदेव राय ने बिना सोचे समझे ही उसे अपना दरबारी बनाने की हामी भर दी। नाई बहुत खुश हुआ और सभी जगह यह बात बताने लगा। जब दरबारियों को ये बात पता चली तो वे चिंतित हो गए। नाई को दरबार के कार्यों की कोई जानकारी नहीं थी। वैसे अज्ञानी व्यक्ति को दरबारी बनाना राज्य के कार्यों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता था। दरबारी ये बात समझते थे, लेकिन महाराज से कौन कहना, किसी में ये कहने का साहस नहीं था। वे सभी तेनालीराम के पास गए और उसे सारी बात बताकर इस समस्या का कोई हल निकालने को कहा। तेनालीराम ने उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया। अगले दिन रोज की तरह महाराज सुबह सुबह नदी किनारे टहलने गए। वहां उन्होंने देखा कि तेनालीराम एक काले को कुत्ते को रगड़ कर नहला रहा है। ये देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तेनालीराम से बोले, सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो तेनाली? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं इस कुत्ते को रगड़ कर नहला रहा हूँ ताकि ये सफेद हो जाए। अरे काला कुत्ता सफेद कैसे होगा तेनाली? महाराज ने हंसते हुए पूछा। महाराज, जब एक अयोग्य व्यक्ति राजदरबारी बन सकता है तो काला कुत्ता भी सफेद हो सकता है, तेनालीराम ने उत्तर दिया। महाराज समझ गए कि तेनालीराम का इशारा किस ओर है। उन्होंने नाई को राजदरबारी न बनाकर वही स्थान दिया जिसके लिए वह उपयुक्त था। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, बताओ तेनाली, ब्राह्मण अधिक चतुर होते हैं या व्यापारी? महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यापारी ब्राह्मणों से कहीं अधिक चतुर होते हैं, तेनालीराम ने उत्तर दिया। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो तेनाली? महाराज बोले। महाराज, यदि आप अवसर प्रदान करें तो मैं जो कह रहा हूँ वह प्रमाणित करके भी दिखा सकता हूँ, तेनालीराम ने आत्मविश्वास के साथ कहा। ठीक है, तो कल प्रमाणित करके दिखाओ। जैसी महाराज की आज्ञा, किंतु मेरी एक शर्त है कि कल मैं जो कुछ भी करूं, आप उसके बीच में कुछ न कहें, नहीं किसी अन्य को कोई रोड़ा डालने दें। महाराज ने तेनालीराम की बात मान ली। अगले दिन दरबार लगा। समस्त दरबारी दरबार में उपस्थित थे। राजगुरु भी अचानक तेनालीराम राजगुरु से बोला, राजगुरु जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। यदि आपको मेरा निवेदन बुरा लगे तो क्षमा करें, किंतु ये अति आवश्यक है। ऐसा क्या निवेदन है तेनालीराम? राजगुरु ने पूछा। महाराज को आपको चोटी चाहिए, इसलिए उनके लिए आपको अपनी चोटी का बलिदान देना होगा, अर्थात आपको अपनी चोटी कटवानी पड़ेगी, हाथ जोड़कर तेनालीराम बोला। ये सुनते ही राजगुरु का खून खौल उठा। क्रोध में लाल पीला होकर वह तेनालीराम को खरी खोटी सुनाने लगा। तब तेनालीराम उन्हें शांत करते हुए बोला, राजगुरु जी, बदले में चाहे आप मुहमांगा दाम मांग ले, किंतु चोटी तो आपको कटवानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये महाराज की आज्ञा है। राजगुरु समझ गया कि वह महाराज की आज्ञा के विपरीत नहीं जा सकता। फिर चोटी का क्या है, वह कुछ दिनों में पुनः उग आएगी। वह सोचने लगा कि इसके बदले उसे कितनी स्वर्ण मुद्राएं मांगनी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, ठीक है, यदि ऐसा करना अति आवश्यक है तो मैं अपनी चोटी कटवाने तैयार हूँ, किंतु चोटी के बदले मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। खजांची को कह खजाने से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजगुरु को दे दी गई और नाई बुलवाकर उनकी चोटी कटवा दी गई। कुछ देर बाद नगर के सबसे बड़े व्यापारी को बुलवाया गया। तेनालीराम ने उससे भी कहा कि महाराज कृष्णदेव राय को उसकी चोटी चाहिए।
इसलिए उसे अपनी चोटी कटवानी पड़ेगी। व्यापारी बोला, महाराज की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। अपनी चोटी के बदले तुम जो कीमत मांगोगे वह तुम्हें दी जाएगी। तेनालीराम बोला। व्यापारी कहने लगा, मैं महाराज से क्या मांग सकता हूँ, किंतु इतना कहूँगा कि इस चोटी की लाज बचाने के लिए अपनी पुत्री के विवाह में मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी थी। फिर अपने पिता की मृत्यु के समय भी इस चोटी को बचाने के लिए मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी थी। तो ठीक है, तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तेनालीराम कह ही रहा था कि व्यापारी बोला पड़ा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए श्रीमान। बोलो, क्या कहना है? श्रीमान, आज भी बाजार में इस चोटी के बदले मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं आसानी से उधार मिल जाएंगी। अपनी चोटी पर हाथ फिराते हुए व्यापारी बोला। तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी चोटी के बदले 15,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? तेनालीराम ने पूछा। अब मैं क्या कहूँ, बस महाराज की कृपा हो जाए, व्यापारी खिसियाते हुए बोला। तुरंत खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर व्यापारी को दी गई। नाई तो पहले से ही दरबार में उपस्थित था। व्यापारी अपनी चोटी कटवाने बैठ गया। नाई भी उसकी चोटी काटने आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने व्यापारी की चोटी काटने उस तरह निकाला, व्यापारी तुनक कर बोला, ए नाई, जरा देख के भूलना नहीं कि ये महाराज की चोटी है। व्यापारी के ये शब्द महाराज कृष्णदेव राय को अपमानजनक लगे। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों से कहकर व्यापारी को दरबार से बाहर फिंकवा दिया। व्यापारी के हाथ में पहले ही 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी। उसने भी वहां से चंपत होने में देर नहीं लगाई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेनालीराम महाराज से बोला, महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी। आपके देखा कि राजगुरु जी ने 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपनी चोटी गवा दी, लेकिन वो व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और अपनी चोटी भी नहीं कटवाई। हुआ न व्यापारी ब्राह्मण से अधिक चतुर। यह सुनकर महाराज सहित सारे दरबारी हंस पड़े। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पड़ोसी राज्य का एक धनी व्यापारी आया। महाराज को प्रणाम कर वह बोला, महाराज, आपके राज्य में व्यापार के उद्देश्य से मेरा आगमन हुआ था। जहाँ भी मैं गया वहाँ आपके दरबार के मंत्रियों की बहुत प्रशंसा सुनी, तो मैं आपसे और आपके मंत्रियों से भेंट करने आ गया। आपने ठीक सुना है, हमारे मंत्री कर्मठ और बुद्धिमान है। महाराज कृष्णदेव राय बोले, महाराज आप आज्ञा दें तो मैं आपके मंत्रियों की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ। व्यापारी बोला। जब महाराज ने आज्ञा दे दी तब व्यापारी ने अपने थैले में से 3 गुड़िया निकाली जो दिखने में एक सरीखी थी। उन्हें महाराज को देते हुए वह बोला, महाराज, ये तीनों गुड़िया दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इन सब में एक एक अंतर है। आपके मंत्रियों को वही अंतर पता लगाना है। मैं 30 दिनों के उपरांत पुनः दरबार में उपस्थित होऊंगा। आशा है तब तक आपके मंत्रीगण इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। इतना कहकर वह चला गया। महाराज ने वो तीनों गुड़िया तेनालीराम को छोड़कर अपने हर मंत्री को 3-3 दिनों के लिए दी ताकि वे उनमें अंतर ढूंढ सके, लेकिन कोई भी मंत्री इसमें सफल नहीं हो पाया। महाराज ने स्वयं भी उन गुड़ियों में अंतर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वे भी सफल न हो सके। ऐसे में उन्हें चिंता सताने लगी कि यदि व्यापारी वापस आया और उसे पता लगा कि हमारा कोई भी मंत्री उसके प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया है, तो ये राज्य के मंत्रियों के साथ साथ पूरे राज्य के लिए लज्जा की बात होगी। व्यापारी के आने में मात्र 3 दिन ही शेष रह गए थे। अब महाराज के पास अपने सबसे विश्वास पात्र तेनालीराम को बुलाने के अलावा कोई चारा शेष न था। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और उसे वह तीनों गुड़िया देते हुए बोले, तेनालीराम, हमें लगा था कि व्यापारी की दी हुई इन 3 गुड़ियों में अंतर हमारे दरबार के मंत्री ही ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। हम भी इसमें सफल न हो सके। अब तुम ही हमारी आखिरी आशा हो। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है
कि तुम राज्य के सम्मान की रक्षा करोगे। तेनालीराम तीनों गुड़िया लेकर घर चला गया। 2 दिनों तक बहुत देखने, समझने और सोचने के बाद भी उसे गुड़ियों में कोई अंतर समझ नहीं आया। तीसरे दिन भी वह सोचता रहा और शाम होते तक उसने वह अंतर ढूंढ लिया। रात में वह आराम से सोया और अगले दिन नियत समय पर दरबार पहुंच गया। वहां महाराज कृष्णदेव राय और सारे दरबारी उपस्थित थे, साथ ही पड़ोसी राज्य का व्यापारी भी। महाराज बोले, तेनालीराम, व्यापारी महाशय को तीनों गुड़ियों का अंतर बताओ। तेनालीराम अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज, ये तीनों गुड़िया दिखने में एक जैसी है, लेकिन इन सब में एक अंतर है जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती है। पहली गुड़िया के एक कान और मुंह में छेद है, दूसरी गुड़िया के दोनों कान में छेद है, तीसरी गुड़िया के बस एक कान में छेद है। बिल्कुल सही बोले तेनालीराम, लेकिन ये भी बताओ कि इन छेदों का अर्थ क्या है? व्यापारी बोल पड़ा। तेनालीराम ने सेवक से कहकर 3 पतले तार मंगवाए। पहला तार पहली गुड़िया के कान के छेद में डाला, वह मुंह के छेद से बाहर आ गया। सबको यह दिखाते हुए तेनालीराम बोला, ये पहली गुड़िया जिसके एक कान और मुंह में छेद है, ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिसे कोई गुप्त बात बताने पर वह उसे गुप्त न रखकर दूसरों को बता देता है। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर उसने दूसरी गुड़िया के कान के छेद में तार डाला, वह तार दूसरे कान के छेद से बाहर निकल आया। वह बोला, यह दूसरी गुड़िया जिसके दोनों कान में छेद है, ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो किसी भी बात को एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। ऐसा व्यक्ति आपकी किसी बात को कोई महत्व नहीं देता। फिर उसने तीसरी गुड़िया के कान में तार डाला, वह तार उसके अंदर ही रहा। यह दिखाकर तेनालीराम बोला, यह तीसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो किसी भी गुप्त बात को अपने हृदय में छुपा कर रखता है। ऐसे व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। तेनालीराम का उत्तर सुनकर महाराज और व्यापारी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसकी बुद्धिमानी की दिल खोलकर प्रशंसा की और पुरस्कार भी दिए। तब तेनालीराम बोला, महाराज, मैंने आपको इन 3 गुड़ियों के चरित्र का एक अन्य वर्णन भी बताता हूँ। पहली गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो स्वयं ज्ञान प्राप्त कर वह ज्ञान दूसरों में बांटता है। दूसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो ज्ञान की बात भी कभी ध्यान से नहीं सुनता। तीसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो स्वयं तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह ज्ञान अपने भीतर ही छुपा कर रखता है और कभी दूसरों को नहीं बताता। यह वर्णन सुनकर व्यापारी कहता है, तेनालीराम, तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उससे भी कहीं अधिक बुद्धिमान हो। व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय से विदा लेकर चला जाता है। इस तरह तेनालीराम के कारण राज्य का सम्मान व्यापारी के सामने बच जाता है। एक दिन जब राजा कृष्णदेव राय दरबार में पहुंचे तो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। जब वे सिंहासन पर विराजे तो दरबार की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व दरबारियों को बीती रात देखा अपना सपना सुनाने लगे। सपने में महाराज ने बादलों के बीच उड़ता हुआ एक सुंदर महल देखा था जो बहुमूल्य पत्थरों से बना हुआ था। हरा भरा बगीचा और फव्वारा उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। इतने में ही सपना टूट गया था, किंतु महाराज उसे भुला नहीं पा रहे थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा कि इस सपने का क्या अर्थ है, क्या यह सपना पूरा करने योग्य है? तेनालीराम कहना चाहता था कि इस तरह का सपना व्यर्थ होता है, इसे भूल जाना चाहिए, किंतु उसके कहने के पहले ही राजगुरु बोल पड़ा, महाराज, मेरे विचार में आपको ये सपना इसलिए आया ताकि आप इसे पूरा कर सकें। आपको अपने सपनों के महल का निर्माण करवाना चाहिए। राजगुरु लोभी और धूर्त प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह चाहता था कि महल निर्माण की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए ताकि वह निर्माण में व्यय किए जाने वाले धन को स्वयं हड़प ले। तेनालीराम राजगुरु की योजना समझ गया था
किंतु वह कुछ कहता उसके पहले ही महाराज ने महल निर्माण की जिम्मेदारी राजगुरु को सौंप दी और उसे अगले ही दिन से कार्य प्रारंभ करने का आदेश दे दिया। दिन गुजरते रहे, राजगुरु ने महल निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया। महाराज जब भी उससे महल के बारे में पूछते तो वह निर्माण में हो रही देरी का कोई न कोई बहाना बना देता। वह महाराज से उनके सपने के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछता और उनके समय बढ़ाने के साथ साथ बजट के नाम पर धन भी ऐंठ लेता। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति आया और न्याय की गुहार लगाने लगा। महाराज अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने वृद्ध को आश्वासन दिया कि उसे न्याय अवश्य दिया जाएगा और उससे उसकी समस्या पूछी। वृद्ध व्यक्ति बताने लगा कि वह एक धनी व्यापारी था, लेकिन एक सप्ताह पहले उसका धन लूट लिया गया और उसके परिवार की हत्या कर दी। महाराज से पूछा कि क्या वह जानता है कि ऐसा किसने किया। वृद्ध व्यक्ति बोला, कल रात मुझे एक सपना आया और उसमें मैंने देखा कि महाराज आपने और राजगुरु ने मेरा धन लूटा है और मेरे परिवार की हत्या की है। यह सुनकर महाराज क्रोधित हो गए और बोले, क्या अनाप शनाप बक रहे हो? तुम्हारा सपना मात्र एक सपना है, वो सच कैसे हो सकता है? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस राज्य का निवासी हूँ जहाँ के राजा ने एक सपना देखा और अब उस असंभव सपने को पूर्ण करने में लगा हुआ है, तो अवश्य ही मेरा सपना भी सच ही होगा। उत्तर सुनकर महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ध्यान से वृद्ध व्यक्ति तो देखा तो समझ गए कि वह तेनालीराम ही है, जो वेश बदलकर उन्हें उनकी गलती समझाने आया है। उन्होंने उसी समय अपने सपनों का महल बनाने का आदेश निरस्त कर दिया।